नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में पड़ताल दवा के रासायनिक और आर्थिक पहलू की। हम सब वाकिफ़ हैं कि बाजार में एक ही बीमारी की सस्ती और महंगी दवाएं मिलती हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों है। जेनेरिक नाम से बिकने वाली दवा सस्ती और ब्रांडेड दवाएं महंगी क्यों हैं? कैंसर की एक ही दवा 8,000 की भी है और 1,08,000 की भी। कैल्शियम की दवा 7 रुपए की भी है और 70 रुपए की भी। मेडिकल जगत में भी इस पर कम ही बहस होती है, लेकिन जब हम देश की उपलब्धियों के बारे में बखान या दावे करते हैं, तब ये बात जाहिर होती है कि दवा बनाने के मामले में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और दुनिया भर में करीब 20% जेनेरिक दवाएं हमारे देश से निर्यात होती हैं। यही नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनेरिक दवाएं भी भारत ही उपलब्ध कराता है। तो ये बात साबित होती है कि सस्ती जेनेरिक दवाओं के मॉडल के रूप में भारत ने दुनिया में अपनी साख बनाई है। अब इसी मॉडल को भारत में स्थापित कराने की फिर से तैयारी है। इसी सिलसिले में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई ने एक अधिसूचना जारी की है कि सभी डॉक्टर्स मरीजों को सस्ती दवाओं के नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर दिया करें। सरकार ने भी इसके पक्ष में अपनी नीयत जताई है और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार भी कह चुके हैं कि सरकार सस्ती और जेनेरिक दवाओं को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। सवाल है कि एमसीआई के निर्देश की कानूनी बाध्यता क्या है? जेनेरिक दवाओं को लोकप्रिय बनाने की पुरानी कोशिशें क्यों सफल नहीं हो सकी? ये भ्रांति कि जेनेरिक दवाएं कम असरदार हैं को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वाकई उनकी गुणवत्ता में कमी है, जैसा कि आमतौर पर प्रचारित किया जाता है, तो इस दिशा में कठोर कदम उठाने की जिम्मेदारी क्या ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की नहीं है? और अगर ये नहीं हो रहा है तो मरीजों के सामने आखिर विकल्प क्या है? क्या उसकी यही नियति है कि वो या तो पैसे से जाए या फिर जान से? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत बेदी। आप अपोलो अस्पताल में कंसल्टेंट हैं और हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक और हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। आप प्रयास एनजीओ से जुड़े हुए हैं और निःशुल्क दवा योजना के संदर्भ में 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाने में आपका योगदान रहा है। इसके अलावा हमारे साथ बीके गुप्ता हैं। आप चेयरमैन हैं मेडिकॉमन ऑर्गेनिक लिमिटेड में। आप जेनेरिक दवाइयाँ बनाती है आपकी कंपनी और आप आईडीएमए के एक्स जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीएम गुलाटी। आप ड्रग एक्सपर्ट हैं। आप मंथली इंडेक्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज़ यानी मिम्स नाम से एक मंथली जर्नल निकालते हैं और मिम्स देश में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला मेडिकल जर्नल माना जाता है। इसके अलावा हमारे साथ हैं पुनीत गुप्ता। आप सीनियर कंसल्टेंट हैं और आप फार्मासिंथ फॉर्मुलेशन लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप एमिटी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट फैकल्टी मेंबर हैं। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर पी लाल। आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद तमाम युवा छात्र छात्राएँ भी हमारे साथ हैं जो आज इस चर्चा में शरीक होंगे। आप सभी मेहमानों से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। जेनेरिक दवाओं का चलन बढ़े तो मरीजों को खर्च के बोझ से काफ़ी राहत मिल सकती है। इसलिए अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स से इन दवाओं को ही लिखने के लिए कहा है, मगर डॉक्टर्स का एक हिस्सा इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी दलील है कि अगर ऐसा हुआ तो मरीजों को किस ब्रांड की दवा मिले ये दवा दुकानदार तय करने लगेंगे, जबकि भारत में रेगुलेटरी सिस्टम इतना दुरुस्त नहीं है कि किस कंपनी की दवा मरीज को दी जाए ये निर्णय दवा दुकानदार पर छोड़ दिया जाए। साथ ही दवाओं की निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों की सख्त कमी है, जिससे वो मरीजों को संरक्षण देने में अक्षम है। इस कारण भारतीय बाजारों में मिलावटी दवाएं काफी मात्रा में मौजूद रहती हैं। जेनेरिक दवाएं वो हैं जिन्हें उनके मूल रासायनिक नाम से बाजार में बेचा जाता है। इन्हीं दवाओं को जब नामी कंपनियां बनाती हैं तो वो अलग नाम से उन्हें बेचती हैं और तब उन्हीं दवाओं की कीमत कई गुना ज्यादा हो जाती है। भारत में ज्यादातर डॉक्टर आमतौर पर ब्रांडेड दवाएं ही लिखते हैं। इसके बचाव में उनके अपने तर्क हैं, लेकिन एक राय ये है कि बात सिर्फ उतनी नहीं है। ये शिकायत तेजी से बढ़ी है कि दवा कंपनियां अनेक डॉक्टर्स को महंगे उपहार देती हैं, जिसके एवज में
डॉक्टर्स उनकी दवाओं की बिक्री बढ़ाते हैं। सरकारों के स्तर पर भी इस दिशा में सक्रियता देखने को मिली है। इसी साल पंजाब सरकार ने डॉक्टर्स को निर्देश दिया कि वे अस्पताल या डिस्पेंसरीज में मौजूद जेनेरिक दवाएं ही प्रिस्क्राइब करें। पश्चिम बंगाल में तो जनवरी 2013 में ऐसा आदेश सरकारी डॉक्टर्स के लिए जारी कर दिया गया था। कुछ महीने पहले केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा था कि सरकार जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें भी आईं कि केंद्र ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रहा है जिससे डॉक्टर्स के लिए जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य हो जाएगा। क्या सचमुच ऐसा होगा? क्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इतनी सशक्त है कि वो अपने निर्देश पर अमल सुनिश्चित करा पाए? जब तक डॉक्टर्स के कंपनियों से महंगे उपहार लेने पर रोक नहीं लगती, क्या इस तरह की कोशिशें कामयाब होंगी? इस मुद्दे से देश की दवा पेटेंट व्यवस्था और ज्यादातर इलाज निजी क्षेत्र में होने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जैसे पहलू भी जुड़े हैं। इसीलिए ये बड़ा सवाल है कि क्या सरकार सचमुच कानून बनाने की हद तक जाएगी? पुनीत बेदी साहब, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। ये जो जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में बार बार बात कही जा रही है, इसकी डिबेट आखिर है क्या? जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन की डिबेट। आई थिंक डॉक्टर गुलाटी एक्सप्लेन करेंगे, बट ये ऐसे ही है, अगर एक ही दवा आपको दो दाम पे मिल रही हो तो जो महंगी दवा होती है उसमें पेटेंट कॉस्ट होती है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है, और डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें निकल जाती है। तो अगर सपोज़ कोई 1 रुपये की गोली है तो मार्केट में वो 10 रुपये, 100 रुपये या 1000 रुपये की बिक सकती है। अगर उसका एक पेटेंटेड नेम हो जो मार्केट में वो चला सके, और चलाता तब है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ड्रग कंपनीज़ का एक नेक्सस है जिसमें हम फंसे हुए हैं बड़े साल से। और जनरली ये कहा जाता है कि ये दवा अगर किसी और ब्रांड की लेंगे या बिना अनब्रांडेड लेंगे तो सस्ती तो होगी लेकिन अच्छी नहीं होगी, जिसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, क्योंकि सरकार का काम है कि जो भी दवा बने वो देखें कि वो स्टैंडर्ड की हो, और अगर सब स्टैंडर्ड दवा मार्केट में आ रही है तो वो एक रेगुलेटरी इशू है। हम सरकार के काम पे आगे बहस करेंगे। बिल्कुल सेम दवा डिफरेंट प्राइसेस पे बिक रही है, क्योंकि जैसे अगर आप कुछ ऑनलाइन, अगर आप किसी स्टोर्स पे कहें कि यही टीवी तो ऑनलाइन 10,000 रुपये सस्ता है, तो आपको 10 कहानियां सुनाएगा कि वो डुप्लीकेट होता है, नकली होता है, मेड इन चाइना होता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि दवाइयों के बारे में भी कहते हैं। बट बेसिकली दे आर द सेम मेडिसिन। द एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो सिर्फ ओवरहेड्स कवर करने के लिए है, जिसमें पूरा नेक्सस इन्वॉल्व है। मैं आपसे भी यही बात पूछना चाहती हूँ, ये डिबेट है क्या और क्यों ये डिबेट बार बार खड़ी होती है लेकिन बार बार उसको दबा दिया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि देयर वाज ए स्लाइट मिस्टेक। आपने जो वो अपना पहले बताया ना 20% हम लोग जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो जेनरिक डेफिनेशन है वो अलग है, और जो हम डिबेट कर रहे हैं वो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है सर। वो जेनेरिक मेडिसिन ही है, दुनिया भर में उसे जेनेरिक मेडिसिन करते हैं, लेकिन हम क्योंकि इंडिया में अलग जेनेरिक मेडिसिन बेचते हैं और दुनिया भर के लिए अलग जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं, इसलिए उसको ये कहा पर वो जेनेरिक की डेफिनेशन ही तो अलग है ना। देखिए, जेनेरिक जो आप एक्सपोर्ट करते हैं वो अनब्रांडेड नहीं है, वो ब्रांडेड होती हैं, पर वो ऑफ पेटेंट हैं। तो उसका हमारा जो जेनरिक है इंडिया में, उससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया में जेनरिक का मतलब होता है कि उसका कोई ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए। तो बेसिक इशू तो ये है कि हमारा जो भारतवर्ष का जो एक मेडिकल सिस्टम है उसको आप रफली 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट फाइनेंस्ड, जिसमें के आम तौर पे 16% लोग उसका लाभ उठा पाते हैं। 84% लोग जो भारतवर्ष के हैं वो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और जो डॉक्टर उनको लिख के देता है वो मेडिसिन खरीदते हैं। अब जेनरिक का मतलब चूंकि ये है कि उसमें कोई ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए, तो उसमें 2, 3, 4 बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। उस बहस में जाए उससे पहले एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ। आपने कहा 16% लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये जो 16% लोग गवर्नमेंट सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं इनको केवल जेनेरिक मेडिसिन मिल रही है, या ये भी जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों की सुविधा उठा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि आप खाली जेनेरिक मेडिसिन यानी अनब्रांडेड बेचें। उसकी वजह यह है कि अनब्रांडेड मेडिसिन तो सिर्फ वही हो सकती है जो सिंगल इंग्रेडिएंट है, यानी कि एक कैप्सूल है उसके अंदर सिर्फ एक मेडिसिन है, वो तो आप अनब्रांडेड रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है
उसको आप ब्रांड में भी बेच सकते हैं और बिना ब्रांड के बेच सकते हैं। पर भारतवर्ष में आधे से भी ज़्यादा दवाइयाँ सिंगल इंग्रेडिएंट नहीं है, उसमें कई जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मुझे ये बताइए कि विटामिन प्रिपरेशन हो गए, टॉनिक्स हो गए, कफ सिरप हो गए, ये तो जेनरिक हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें 20-20 दवाइयां हैं, किसी में 5 दवाइयां हैं, किसी में 18 दवाइयां हैं, तो वो तो जेनरिक हो नहीं सकती। एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, कई सारे लोग जो केमिस्ट हैं या जो इस तरह की इस पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनका ये मानना है कि अक्सर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो बताया जाता है, मगर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में कंपनियां छुपाती हैं, वो नहीं बताती, क्योंकि वो मानती हैं कि वही उनकी प्रॉपर्टी, वही उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इसलिए वो नहीं बताया जाता है। ये तो आर्गुमेंट ही गलत है। हाँ। इनएक्टिव वो होते हैं जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सिपिएंट्स कहते हैं, बॉन्डिंग एजेंट्स, और उनको उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या इनएक्टिव इंग्रेडिएंट से उसकी क्वालिटी इनहांस करने में मदद मिलती है डॉक्टर पुनीत? आई डोंट थिंक सो, होना नहीं चाहिए। वो जैसे बेस ऑफ ऑइंटमेंट या बेस ऑफ सिरप या बेस ऑफ टैबलेट एक कुछ होता है, या दो, अगर जैसे सर ने बताया कि कॉम्बिनेशंस हैं तो उनके मतलब के, लेकिन उससे क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो नॉन ब्रांडेड होती हैं या सो कॉल्ड जेनेरिक या अनब्रांडेड, उसमें भी इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स वैसे, अनलेस इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स खुद ही हार्मफुल हों, वो एक दूसरी चीज़ है, उसमें तो फिर वो परमिटेड ही नहीं होना चाहिए। जी गुप्ता साहब, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, ये जो स्टैंडर्ड, बार बार ये कहा जाता है कि अगर महंगी दवा है तो समझ लीजिए कि वो स्टैंडर्ड वाली दवा है, सस्ती दवा स्टैंडर्ड वाली दवा नहीं हो सकती है, इस भ्रम को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, इस भ्रम को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है, और ये ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक जो डिबेट है, ये बहुत आर्टिफिशियल डिबेट है, ये कोई बहुत रियल डिबेट नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। राजस्थान सरकार ने सन 2011 में निःशुल्क दवा योजना शुरू की। उसको इंजेक्शन एमिकासिन खरीदना था, और इंजेक्शन एमिकासिन 5 कंपनियां बनाती हैं। इंटाज बनाती है, वोकार्ड बनाती है, एलम्बिक बनाती है, डॉक्टर रेड्डीज बनाती है, और वो अलग अलग नामों से ये सारी की सारी इंजेक्शन एमिकासिन बेचते हैं बाजार में। एक जो एम्प्यूल बेचते हैं वो 70 रुपये उस पर प्रिंटेड प्राइस होती है, और कोई भी रिटेल में आप मरीज़ खरीदने जाएगा तो वो उसको 65 रुपये से 70 रुपये के बीच में वो इंजेक्शन एमिकासिन मिलेगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमको इंजेक्शन एमिकासिन खरीदना है एलम्बिक से। एलम्बिक एक रेप्यूटेड इंटरनेशनल कंपनी है, उससे खरीदना है, और हमको 10,000 एम्प्यूल खरीदने हैं, आप किस रेट पे देंगे हमें? तो उन्होंने कहा जी हम ये आपको 8 रुपये में देंगे। वही जो कि जिस पे प्रिंटेड प्राइस 70 रुपये है, वही वो उसको 8 रुपये में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जैसे डॉक्टर पुनीत बेदी ने कहा कि जो बीच में जितना भी जो मार्कअप के रीजंस हैं वो सारे के सारे एलिमिनेट हो गए। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, एक डॉक्टर से मैंने बात की, उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप थोक में, अगर अस्पताल के लिए दवाइयाँ खरीदते हैं, चाहे वो जेनेरिक हों या ब्रांडेड हों, तो जेनेरिक दवाइयाँ MRP पे भले 70 रुपये हों, लेकिन वो 7 रुपये में भी मिल सकती हैं थोक में और अस्पतालों में। लेकिन वही दवाई MRP पे क्योंकि 70 रुपए की है, तो हो सकता है कि जो दवा विक्रेता है वो आपको 70 रुपए में ही दे, चाहे वो जेनेरिक ही हो। क्या ऐसा भी होता है? ऐसा बहुत बार होता है। आप अगर देखें तो जिनको हम बोलते हैं जेनरिक, मतलब जो जेनरिक नेम से जो दवा बाजार में मिलती हैं, उनकी प्रिंटेड प्राइस जो जिनको हम ब्रांडेड बोलते हैं उनसे ज़्यादा, कई अनेकों ऐसे प्रकरण हैं जिसके अंदर जो जेनरिक मेडिसिन है उसका प्रिंटेड प्राइस ब्रांडेड मेडिसिन से ज़्यादा है। और इसीलिए तो अक्सर ये डॉक्टर्स जो हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं कि अगर हम आपको जेनरिक लिखेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि जेनेरिक मेडिसिन भी उसी दाम पे मिल रही है और नॉन जेनेरिक यानी ब्रांडेड मेडिसिन भी उसी दाम पे मिल रही है। तो पब्लिक को अगर वो जाके शॉप में कोई या मेडिकल शॉप में जाके सामान खरीदता है, अपने लिए दवाई खरीदता है, तो उसको तो कोई फायदा नहीं है जब तक कि सरकार ये उपलब्ध न कराए या अस्पताल ना उपलब्ध कराए। बिल्कुल, जब तक सरकार उपलब्ध ना कराए
या अस्पताल उसको उपलब्ध ना कराए एक डेफिनेट मार्कअप के साथ कि भाई जो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है या जो भी उसका टोटल कॉस्ट है उस पे 20% 25%। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता मैं हूँ। उदाहरण बाद में बात करूंगी, पहले पी लाल साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप गुप्ता साहब ये कह रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के दाम में कोई फर्क नहीं है। एमसीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा कि अब जेनरिक मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करना जरूरी है और उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर दोनों के दाम में कोई फर्क नहीं है और अगर मरीज को रिटेल मार्केट से जेनरिक दवाइयाँ खरीदनी पड़े तो फिर क्या मतलब रहा उसका, इस तरह के नोटिफिकेशन का? ये प्रॉब्लम तो है कि कई बार जो जेनेरिक मेडिसिन का प्राइस और ब्रांडेड में या सेम या हो सकता है जेनेरिक का थोड़ा सा ज़्यादा है। सिर्फ मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है रेगुलेशन ऑफ द जेनेरिक मेडिसिन, उनकी प्राइस रेगुलेशन, उनकी क्वालिटी रेगुलेशन एंड क्रिएटिंग द कॉन्फिडेंस among the people as well as the doctors। ये बहुत ज़रूरी है। हम लाइक इन माई केस मैं 18 साल अमेरिका में था, तभी से हमें आदत पड़ी हुई है कि हमने जेनेरिक ही लिखना है और आदत पड़ी हुई कैपिटल लेटर में ही लिखना है वेरी क्लियरली। जो नोटिफिकेशन है ये तो हम 1980 ऑनवर्ड वहाँ उसको फॉलो करते थे। और अब प्रॉब्लम ये होती है कि द कॉन्फिडेंस like the other day I mean my mother got unconscious only like 4 or 5 days। she had urosepsis। now the question comes, वो जो बेस्ट ब्रांडेड मेडिसिन है our urologist he wanted to use that rather than a simpler or generic for the sake of life, and I said you use the best। I think that's the way a lot of people say। so I think जो जेनेरिक मेडिसिन आ रही हैं उनकी जो क्वालिटी है अपेरेंटली वो सेम है या सेम ही होनी चाहिए, सभी इंग्रेडिएंट सेम हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस हमने पैदा करना है अमंग द पॉपुलेशन सो दैट जो ये प्राइस डिफरेंस है रियल देयर इज अ बिग डिफरेंस, उससे हमारे लोगों को फायदा हो सके। हम अपने हॉस्पिटलों में भी रियल प्राइस डिफरेंस है, पर अगर ग्राहक को उसका फायदा ही नहीं मिल रहा है तो फिर उस प्राइस डिफरेंस का क्या मतलब रहा? मैं ये जानना चाहती हूँ। ना तो ग्राहक को उसका फायदा मिल रहा है, ना ही आपका नोटिफिकेशन लीगली बाइंडिंग है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना हैबिट ऑफ द डॉक्टर्स अदर देन जो बोला गया है कि और बेनिफिट्स हैं उनको भी छोड़कर हमें डॉक्टरों की हैबिट बनानी है। और उसके बाद जो आपने प्राइस के बारे में बोला है तो वो तो एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो कि रेगुलेटरी सिस्टम के बेस में ये चीज देखी जा सकती है कि जो प्राइस है, जो एमआरपी प्राइस है जेनेरिक की, इतनी नहीं होनी चाहिए कि लोगों में कोई डिफरेंस ही ना नजर आए। तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन एक बिगिनिंग आप ये कह रहे हैं कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो प्राइस मैनेजमेंट ठीक करे, और दूसरा ये कि ये डॉक्टर्स की प्रैक्टिस का मामला है। आप क्या कहेंगे पुनीत बेदी साहब, ये डॉक्टर्स की प्रैक्टिस का मामला है? ग्रॉसली मिस इंटरप्रिटेशन और ओवर सिंप्लीफिकेशन है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। एक डॉक्टर की बहुत ज़्यादा इनकम अब ड्रग कंपनी से आती है। मेडिकल काउंसिल ने कोशिश करी है कुछ रेगुलेशन करने की, पर मेडिकल काउंसिल बड़ी इनफेक्टिव सी बॉडी है। मतलब मेडिकल काउंसिल के रूल्स ऐसे होते हैं कि सब सदा सच बोलो, वो तो हम बचपन से सुन रहे हैं, पर बोलते तब हैं जब ज़रूरत पड़ती है और नहीं बोलते जब पैसे बनते हैं। तो ये जो ड्रग कंपनी की मार्केट है, ये सारी ड्रग कॉन्फ्रेंस फाइनेंसिंग से लेके पर्सनल कैश किकबैक तक सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, इतनी ह्यूज रिटेलिंग मार्जिन्स हैं, 60 से 65% है कि जैसे आपने बताया कैंसर ड्रग्स में 80 से 90% भी हो सकती है रिटेलिंग मार्जिन। अब उसका कौन सा हिस्सा कौन लेता है वो पूरी फूड चेन पे डिपेंड करता है। तो डॉक्टर्स हैबिट से कोई दवा लिखते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स को कन्विंस किया जाता है। जैसे ही हम MBBS पास करते हैं वो कलर्ड पेन से लेके और क्रिसमस और दिवाली गिफ्ट्स तक आनी शुरू होती हैं। इवेंचुअली वो हैबिट बना दी जाती है बहुत यंग एज पे कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड आंख बंद करके लिखते जाएं सारी उम्र, उससे ही कंपनीज की ड्रग्स चलती हैं। और जेनेरिक और यूनिफॉर्मिटी और नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये केवल ब्रांडेड मेडिसिन वाले करते हैं या जेनेरिक मेडिसिन कंपनियां भी या जेनेरिक फार्मा कंपनियां भी
जो जेनरिक दवाएं बनाती हैं वो भी ये सब करती हैं आप? प्रमोशन जेनरिक मेडिसिन वाले तो जनरली फ्रेंचाइज बेस पे मार्केटिंग करते हैं। हाँ। तो किसी फ्रेंचाइजी को उन्होंने माल दे दिया और उसने आगे मार्केट करनी है, वो उसके खर्चे वो बेयर करता है, तो हम लोग 30-40% मार्जिन उसको देकर आगे चलाते हैं। तो जेनरिक कंपनियों का तो ये है। लेकिन मैडम ये जो जेनरिक है ना, ये गवर्नमेंट के थ्रू ही चल सकती है। आप ये चाहें कि जेनरिक बाजार में चलेगी, हमारा सिस्टम इतना डेवलप नहीं है। आज गाँव में जाके आप कहें कि भाई जेनरिक आप प्रिस्क्रिप्शन कीजिए और केमिस्ट दे देगा, ये सब मेस बन जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी हम 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हैं, 75 रुपये पर पर्सन पर मंथ एवरेज आती है आज खर्चा, आप अगर पूरा देखेंगे इंडिया का, जो कुछ भी नहीं है। उसके लिए इतनी हाय तौबा मचाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी इंडस्ट्री को अगर अब यहीं स्कटल कर दे, अभी 75 रुपए को आप कम मानते हैं? लोग जो है 20-20 रुपए से कम में गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। 75 रुपए महीना मैं कह रहा हूँ। मैं वही कह रही हूँ। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मैडम, गवर्नमेंट की 20 करोड़ जिम्मेदारी की है। आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है, वो कैसे 75 तो रुपए ये खर्च कर गवर्नमेंट को सकती देखना है कि भी उनको फ्री दे। आप दूसरी चीज़ों में भी तो इतना पैसा खर्च करते हैं, दुनिया भर की सब्सिडी देते हैं। आप 5% अपना GDP का बजट फार्मा के लिए कर दीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राजस्थान में जब फ्री दवाइयाँ आई हैं तो उसके बाद एथिकल मार्केट कम हुई है, 1/3 रह गई। आप इसी तरह दुनिया हिंदुस्तान में कर दीजिए ना। हाँ। सबको देखिए, सस्ती। आप ये कह रहे हैं कि हम जो है अपनी दवाइयों की मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम फ्रेंचाइजी दे देते हैं। अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हैं तो उसका खर्चा बच गया। तो कम से कम आप लोग रिटेल मार्केट में उस दवा का दाम कुछ कम कर देते तो मरीजों को कुछ फायदा नहीं होता। तो और वो हम तो रिटेल, अपना मार्जिन छोड़ के ही उसको देते हैं ना फ्रेंचाइजी। लेकिन रिटेल मार्केट में अगर वो जाता है किसी मेडिकल शॉप में तो दाम तो एक बराबर देना पड़ रहा है। ये बता रहे हैं कई बार उससे ज्यादा भी देना पड़ रहा है। जितना पास करना है उतना ही पास करेगा। रिटेलर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। रिटेलर को तो MRP जाता है, उसको जितना पास करना है वो करेगा। और MRP आप कैसे कम कर सकते हैं? गवर्नमेंट जब DPCO लाती है तो वो कोई ब्रांड का थोड़ी DPCO लाती है, वो तो उस प्रोडक्ट का लाती है, जेनरिक में ही लाती है। तो वो तो सबका MRP बराबर ही रहेगा। उसमें वो कितना पास करता है वो उसकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई फार्मा कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। फार्मा कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। आपका क्या कहना है कि ब्रांडेड और जेनरिक में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट आया है डॉक्टर रीना रायर का MCI से, उस स्टेटमेंट में इन्होंने ये पॉइंट कभी भी जेनरिक मेडिसिन के बारे में नहीं लिखा। उन्होंने कहा है कि ही हैज़ टू राइट, द डॉक्टर हैज़ टू राइट द जेनरिक नेम। सी, ही हैज़ टू राइट द जेनरिक नेम ओनली। तो इट इज़ नॉट सपोज टू बी कि जेनरिक मेडिसिन ही है वो, जेनरिक नेम से उसे लिखना है, स्पेसिफाई करना है, ये बात आई है इसमें। सबसे पहले तो MCI का इसमें जो उन्होंने जो लिख कर दिया कि जेनरिक नेम से करें और कैपिटल में लिखें, तो दे आर ओनली मेंशनिंग। उसमें ब्रांड में अब ब्रांड भी लिखना है ब्रैकेट में। इसमें हाँ इन्होंने नहीं सर ये लिखा हुआ है मेरे पास है, इसमें जेनरिक नेम ऑफ ड्रग्स जो उन्होंने लिखा है चिट्ठी में, वो ये लिखा है कि एवरी फिजिशियन शुड प्रेस्क्राइब ड्रग्स विद जेनेरिक नेम्स legibly and preferably in capital letters, and he or she shall ensure that there is a rational prescription and use of drugs. तो मैम इसका ट्रेड बेस पे अगर हम बात करें, अगर मार्केटिंग बेसिस पे देखा जाए तो इसका कोई इस स्टेटमेंट का कहीं कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम जेनरिक और जो ब्रांडेड की बात कर रहे हैं, मतलब इससे आप लोग थोड़ा सा आश्वासन में है कि इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने देना चाहिए। तो ये है कि इसमें इससे बहुत बड़ा नुकसान होना है हमारा, क्योंकि जो ये मेडिकल प्रोफेशन है, जो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की जाती हैं, एक तरफ तो भले ठीक है वो एक एलिगेशन लगाने वाली बात है, या हम कह सकते हैं वो एक सिस्टम का पार्ट है कि डॉक्टर्स को मिल रहा है, उसमें प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन स्टिल एक डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा, ठीक है वो कुछ भी लिख रहा है, महंगा लिख रहा है, सस्ता लिख रहा है, लेकिन जब वो चीज़ मेडिकल स्टोर पे जा रही है, मेडिकल स्टोर्स आर रनिंग बाय द हेल्प ऑफ अ फार्मासिस्ट, ये होना चाहिए, लेकिन मेडिकल स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर फार्मासिस्ट तो अवेलेबल नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है नहीं वहाँ। तो जब पढ़ा लिखा ही नहीं, जिसको ड्रग्स के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स या उसकी फार्माकोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तो जो वहाँ पे एक तरीके से जैसे कहते हैं छोटू, ऐसी जो लड़का वहाँ पे काम कर रहा है, वो दवाई दे रहा है, अब उसके पास ऑप्शन चला गया। बहुत कॉमन सा लॉजिक है, हाँ। ये सब लोग दे रहे हैं, मगर इस लॉजिक के आधार पे मरीजों की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये कह रहे हैं कि अगर ये सबको हम दवा विक्रेताओं पे छोड़ देंगे तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि जिस जेनेरिक दवा से अगर दुनिया भर के लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो हम उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। बिल्कुल, देखिए मैं इसमें सबसे पहले तो एक मूलभूत बात आपको कहना चाहता हूं कि ये जो MCI ने जो ऑर्डर निकाला है, ये ऑर्डर का एक बहुत अच्छा अर्थ निकल सकता है। उन्होंने उन्होंने ये कहा है कि मेडिसिन को जेनरिक नाम से लिखना है।
जैसे ही आप मेडिसिन को जेनरिक नाम से लिखेंगे तो जैसा डॉक्टर गुलाटी ने कहा कि सारी की सारी सिंगल इंग्रेडिएंट जो दवाएं हैं वही उन्हीं का नाम जेनरिक है। जिनको हम यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन बोल रहे हैं वो सारी की सारी अधिकतर सारी की सारी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है जो कि इरेशनल है। हमारी जो WHO की जो लिस्ट है एसेंशियल मेडिसिन्स की, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स ऑफ फार्माकोलॉजी हैं, ये जितनी भी हमारी किताबें हैं उसमें ये जो जेनरिक ब्रांडेड जेनरिक जो अपने देश के अंदर मिलती हैं जो कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस हैं, मल्टी इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सब का कोई स्थान नहीं है, वो कहीं पर भी उपलब्ध वो जेनरिक में नहीं आएंगी। वो जब इफ़ यू आर सेइंग कि जेनरिक मेडिसिन का नाम लिखना है, इसका मतलब है वो सिंगल इंग्रेडिएंट मेडिसिन आ जाएगी। तो अपने आप उन सारी दवाओं का वो छटनी होना शुरू हो जाएगी जो जेनरिक नाम, जो एक्चुअल जेनरिक नाम है वो जेनरिक नाम नहीं है उनका। जैसे मेरे को लिखना है पैरासीटामोल, पर अगर पैरासीटामोल के साथ कुछ और भी उन्होंने मिला दिया है, आइबुप्रोफेन या कुछ और भी मिला दिया है, तो वो फिर जेनरिक नहीं है। वो हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी जेनरिक है, पर जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है, जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, जो वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट है, उसमें वो जेनरिक नहीं है। उसमें जेनरिक वही जेनरिक है जिसको पैरासीटामोल है। तो लेकिन हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, तो जब वो MCI ने जो निकाला है उसने कहा है कि हम केवल जेनरिक नेम, जेनरिक नेम से लिखना है। तो जेनरिक नेम जैसे ही लिखा जाएगा वो सिंगल इंग्रेडिएंट मेडिसिन आ जाएगी, वो रैशनल मेडिसिन में आ जाएगी। तो क्या वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है जेनरिक सिंगल नेम वाली मेडिसिन? हाँ, वही तो हमारे यहाँ की जो मतलब क्या कहें विडंबना है ये इस तरह की, हम जितनी भी एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से दवाएं, वो सब जेनरिक मेडिसिन के नाम से और जेनरिक नेम से करते हैं। सिंगल इंग्रेडिएंट मेडिसिन होती हैं वो सारी की सारी, पर जितनी हमारे देश के अंदर हम कंज्यूम करते हैं वो एक अलग तरह की जेनरिक होती हैं। उसका उस इंटरनेशनल से, जैसे डॉक्टर गुलाटी ने कहा, कोई लेना देना नहीं है। जो एक्सपोर्ट होती हैं वो अलग है और जो हम यहाँ यूज करते हैं वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस करते हैं, उसके ऊपर एक कोई नाम लगा देते हैं। फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को जेनेरिक मेडिसिन की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? जी नहीं, नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। कैसे करेंगे? उसमें 25 मेडिसिन है तो एक डॉक्टर बैठ के लिखेगा B1 2 मिलीग्राम, B6 3 मिलीग्राम, बस यही करता रहेगा, उसको याद भी रहेगा? तो ये जो नोटिफिकेशन है ये तो इन इटसेल्फ इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल to write all the medicines which are available in India under generic name. 52 लेकिन अगर ये मेडिसिन, ये जेनेरिक मेडिसिन इंडिया बना के विदेशों में सप्लाई करता है, उसको अपने देश में भी खपत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? नहीं, मेरे को लगता है अपने को डिबेट को उधर नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो देयर विल बी टोटल कंफ्यूजन। जो एक्सपोर्ट होती हैं वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, पर इंपोर्टिंग कंट्री का अपना कंट्रोल होता है। हर कंपनी कहीं भी नहीं भेज सकती है, तो वो तो एक अलग ही विषय है। देखिए, लेट्स स्टिक टू इंडिया। इंडिया में जो जेनरिक मेडिसिन का मतलब होता है कि वो एक सिंगल इंग्रेडिएंट होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो हो ही नहीं सकती जेनरिक। तो मुझे पहले तो MCI वाले ये बताएं कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 52% जो मेडिसिन इंडिया में बिक रही हैं वो सब बेकार हैं, क्योंकि वो तो सारी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हैं और जो जेनरिक हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो पहला तो इशू ये है। तो ये नोटिफिकेशन बहुत ही सुपरफिशियली, जैसे कहना चाहिए कि वो बस लिख दिया गया है, ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है दुनिया में कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट नहीं जाते। मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, लैटिन अमेरिका में कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बहुत जाते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये फर्स्ट वर्ल्ड की आप बात कह सकते हैं कि उनके यहाँ भी कॉम्बिनेशन है, जैसे मेटफॉर्मिन विद वही ग्लिप्टा, ये जो आजकल चल रहा है, इस तरह के कॉम्बिनेशन वहाँ भी हैं। कफ सिरप उनके यहाँ भी डिपेंड करती है कि किस कंट्री का क्या लॉ है। वो तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट। हम अपनी कंट्री के लॉ कानून के हिसाब से दवाइयाँ नहीं बनाते हैं। जब अगर सरकार या MCI एक निर्देश दे रही है कि अब जेनेरिक नेम्स लिखने होंगे, तो क्या हम जेनेरिक नेम्स के हिसाब से दवाइयाँ बनाएंगे? मैडम, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, MCI ने जो सर्कुलर निकाल रहे हैं उसमें लिख रहे हैं जेनरिक बड़ा बड़ा लिखना है और ब्रैकेट में ब्रांड नेम लिखना है। ये सर्कुलर आ रहा है, उसमें नहीं लिखा हाँ, ऐसा ही है। यू कैन राइट ये भी और देखिए साहब, मैं आपको फिर ये बात स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है, मैं डॉक्टर गुलाटी से इस पे थोड़ा मत अलग रखता हूँ। ये बहुत वैलिड है अगर इसको लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया जाए कि ये
केवल जेनरिक मेडिसिन विच आर अप्रूव्ड जेनरिक मेडिसिन विच आर ग्लोबली नोन एज जेनरिक मेडिसिन, उन्हीं को ही आप प्रेस्क्राइब करेंगे, तो वो सिंगल इंग्रेडिएंट सारी मेडिसिन। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं मेडिसिन में। एक तो प्राइसिंग की प्रॉब्लम है ना। ड्रग कंपनीज किसी भी कारण से, उनके लिए एक प्रोडक्ट है जैसे टूथपेस्ट है कुछ है बेचते हैं, तो कोई भी मार्केट स्ट्रेटेजी में बिकती है, वो बिकेगी किकबैक्स देके या रिटेलिंग मार्जिन्स बढ़ा के या प्रमोशनल जिसको कहते हैं ये टूर्स और ट्रिप्स और व्हाटएवर। दूसरी बात है ये, तो जितनी नॉन एसेंशियल ड्रग होती है उसकी प्रमोशन ज़्यादा होती है। यूजलेस वाइटामिन्स, यूजलेस एंटी डायरियल ड्रग्स, जैसे वायरल है कोई दवाई नहीं देनी लेकिन साथ लिखते हैं डॉक्टर्स, वो जितनी कम जो एसेंशियल ड्रग्स हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन है, एड्स की हैं या जो भी कैंसर की जो एसेंशियल ड्रग्स हैं वो कम प्रॉफिटेबल हैं और कम मिलती हैं और ओपनली, वो सब जेनरिक में आ सकती हैं। जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं वो। सो सेकंड एक प्रॉब्लम तो ये कि प्राइसिंग, दूसरी ये कि बहुत ज़्यादा इरेशनल और अनसाइंटिफिक ड्रग्स मार्केट में बिकती हैं और सदियों से बिक रही हैं। नाम से मरीज सेल्फ मेडिकेट करते हैं, ओवर द काउंटर लेते हैं, पेशेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उस पर बहुत कर्ब लगेगा अगर ये रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा ताकि जेनरिक, लेकिन जैसे ट्यूबरक्लोसिस की एक दवाई है। क्या सिर्फ एमसीआई के नोटिफिकेशन से ये रेगुलेशन फॉलो हो सकेगा या इसको इसमें सरकार को उतरना पड़ेगा और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी? एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे इसी बहस पे। लाल साहब, एमसीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सरकार भी अपनी मंशा दिखा रही है कि वो चाहती है कि लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिलें, लेकिन सवाल ये है कि सस्ती दवाइयाँ मिलें कैसे, इसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? और अगर सस्ती दवाइयाँ मान लीजिए हाल फिलहाल या महीने 2 महीने में उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था करी जाए, तो क्या जो 1 लाख करोड़ का हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको नुकसान नहीं होगा? इसमें तो जॉइंट एफर्ट्स होती हैं डॉक्टर्स के एज वेल एज पेशेंट्स की, सभी की जॉइंट एफर्ट के साथ ही ये काम चल गया। गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले वेरी मेजर रोल। जेनेरिक जो प्रॉब्लम आती है हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों में, ये यही है कि दे इग्नोर दिस एडवाइस और उनको जो आदत बनी हुई है या जैसे उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए जो भी रेगुलेशन बने, लेकिन बिफोर वी मेक द रेगुलेशन फॉर द जेनेरिक दैट दो शुड बी मस्ट, हमें जेनेरिक को कैसे रेगुलेट करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार जो नोटिफिकेशन होती है उसके फर्दर डिटेल डिस्कस करने होते हैं एंड इट इज़ मोर लाइक एडवाइजरी मे बी फॉर द सिंगल इंग्रेडिएंट, लाइक हम मेटाप्रोलोल लिखते हैं और उसके 2-3 जो पहले ब्रैकेट में लिखें या नहीं, लेकिन वो आदत जो बननी चाहिए वो इजी ऑफ द जेनेरिक। जो मैं सोचता हूँ और हमारे हॉस्पिटल में भी हम डॉक्टरों को देखते हैं और हम डिस्कस भी करते हैं, इट इज़ द गोल एंड द मिशन। Mission should be to save the money for the middle class, poor or anybody else. और in order to do that, वो आ गई हमारी हैबिट के बाद कॉन्फिडेंस। ये इस पर हमें जब तक इस पर काम नहीं करेंगे तब ये जो इंग्रेडिएंट की बात है वो तो धीरे धीरे दैट कैन बी सॉर्टेड आउट। हैबिट कैसे बन सकती है? टॉक अबाउट द जेनेरिक। जहाँ डॉक्टर प्रॉफिट में फंसे हुए हैं उसे हैबिट क्यों बनाना चाहेंगे वो? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सभी डॉक्टर तो एक जैसे नहीं ना होते। अब जैसे अमेरिका में हम पेटेंट कहते हैं, जैसे पैरासीटामोल एक दवाई है, वो क्रोसिन के नाम से बिकती है, कैलपॉल के नाम से बिकती है। अमेरिका में वो बिकेगी पैरासीटामोल बाय सच एंड सच कंपनी, बस वो भी ब्रांडेड होगी। अगर जेनरिक ड्रग को भी ब्रांडेड कर सकते हैं उसका नाम, वो यहाँ भी बिक सकती है। अब यही अगर वो क्रोसिन जो कंपनी बनाती है वो क्रोसिन के नाम से एक प्राइस पे बेचती है और पैरासीटामोल के नाम से एक और प्राइस है, पैरासीटामोल बट द सेम, देन एटलीस्ट तो जो प्रोसेस अमेरिका में अपनाया जाता है वो क्या यहाँ पे अपनाया जा सकता है? और वो अगर अपना भी लिया जाए तो उससे क्या जनता को फायदा होगा? वहाँ पे एक एवरेज आदमी 40 गोलियां विटामिन की रोज खाता है जो बिल्कुल ओवर द काउंटर होती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम आई थिंक जब बेसिक हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम बेसिक ड्रग्स की बात करें। जैसे लेटर से कॉम्बिनेशंस में क्या प्रॉब्लम है, अब ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक 84 या कुछ आ जाता है, उसमें 4 दवाइयाँ और एक ही डोज पे,
वो 40 साल की औरत हो, 80 साल का आदमी हो, 80 साल का हो, 40 किलो की औरत हो, 80 किलो के आदमी हो, एक ही पैकेट खाए जा रहे हैं, यू नो, ब्लाइंडली। ऐसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता जेनरिक में। और जनरली 7, 10, 15 दवाइयाँ तक एक डॉक्टर देता है, उसमें बहुत सारी नॉन एसेंशियल होती हैं। और व्हाट अगेन आई एम टेलिंग, इंडस्ट्री वांट्स यू टू प्रिस्क्राइब नॉन एसेंशियल ड्रग्स बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी उसमें ज़्यादा है और डॉक्टर्स भी काफ़ी बार करते हैं। तो जेनरिक से नंबर ऑल्सो विल रिड्यूस, एंड जो एक्स्टैब्लिश कॉम्बिनेशंस हैं कई बार शायद उनकी ज़रूरत है। जैसे आयरन के साथ फॉलिक एसिड देने में शायद कोई लॉजिक है, लेकिन आयरन के साथ जैसे कैल्शियम डाल दोगे तो दोनों का सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन कोई पेटेंट मिल जाएगा इंडिया में। अब मैं प्रेगनेंसी में मैं देखता हूँ आजकल एक पेशेंट, एक पेशेंट 4 नाम से प्रोजेस्टेरॉन खा रहा होता है, इंजेक्शन भी लगा रही होती है, गोली भी खा रही है, और चारों की जरूरत नहीं है या डाउटफुल इंडिकेशन है। सो साइंटिफिक मेडिसिन, रैशनल ड्रग्स और इंडस्ट्री की जो मोटिवेशंस होती हैं और मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट या मेडिकल प्रोफेशन, दैट मीन्स डॉक्टर्स और ऑल का सबका वेरियस लेवल, पूरी एक फूड चेन है। इसको ब्रेक करना, ब्रेक रेगुलेटरी बॉडी कर सकती है। हम अपील नहीं कर सकते डॉक्टर से कि कल से आप ठीक अच्छी दवाई देना शुरू कर दो। वो तो मेडिकल कॉलेज में उन्होंने रेगुलेटरी बॉडी ठीक तरीके से काम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाह मैं रहे ये थे? कह रहा था कि जब ये जेनरिक चालू हुआ था तो उस समय इस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं होती थी और ये बड़ा पॉपुलर हो रहा था। जब इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाई तो लोगों ने अपने ब्रांड लिख दिए। आज भी गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, जीएसटी आने वाला है, जो जेनरिक प्रोडक्ट है विदाउट नेम और उस पे कंपनी का नाम, लोगो भी नहीं होगा, सिर्फ कंपनी का नाम होगा, उस पे से जीएसटी हटा लीजिए, वो अपने आप पॉपुलर हो जाएगा। मार्केट में लोग जाएंगे और ले लेंगे, क्योंकि मैं सेम मार्जिन मुझे मिलेगा। गवर्नमेंट अपना तो कुछ छोड़ना नहीं चाहती। आज अगर 75 पैसे, मैं कह रहा हूँ 75 रुपए, उसमें 20 रुपए तो गवर्नमेंट ले रही है, 55 रुपए फर्म कंपनियों के पास आ रहा है, जिसमें उसके वर्कर उसको इनकम टैक्स अलग दे रहे हैं, सर्विस टैक्स अलग दे रहे हैं, सारा का सारा तो उनके पास जा रहा है। प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर के पास कितना मैं सबकी बात करता हूँ, मैन्युफैक्चरर के पास कुछ नहीं आ रहा है। मैन्युफैक्चरर के पास कुछ नहीं आ ये रहा, फिर देखो भी वो बेचारा इतना मेहनत किया जा रहा है। आज की डेट में हमारी जो सबसे बड़ी सन फार्मा है 20,000 करोड़ की है। आप रिलायंस उठा के देखिए 4 लाख करोड़, पूरी इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की है। कारण क्या है कि इसमें बड़े बड़े लोग नहीं आते हैं, इसमें मार्जिन नहीं है, रेगुलेशंस ज़्यादा हैं। इनकी बात मैं मानता हूं कि जो फील्ड है, आप कह रहे हैं रेगुलेशंस ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि रेगुलेशंस जितने स्ट्रिक्ट होने चाहिए वो नहीं है। अगर स्ट्रिक्ट होते तो ये स्थिति आई ना एम होती। टेलिंग अबाउट ऑन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में जो रेगुलेशंस हैं वो इतने टफ हैं, दुनिया में नहीं है। और पर यहाँ इस सब की के बावजूद भी आप देखिए साहब, 65, देखिए हम 3rd बेस्ट एक्सपोर्ट, मतलब सबसे ज़्यादा 3rd कंट्री हैं एक्सपोर्ट करने में, पर उसके बावजूद जो हमारी सिचुएशन है वो ये है कि 65% जो जनता है इस देश की, वो उसको एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर मान लो 100 रुपये है तो 70 रुपये दवा खरीदने के ऊपर हो रहा है आज हमारे। ये अभी जो NSSO 71st रिपोर्ट जो आया है, 71st राउंड, उसके डेटा है, गवर्नमेंट का जो डेटा है उसमें ये डेटा शो करता है कि हमारा 100 रुपये अगर हेल्थ में खर्च होता है तो 70 रुपया जेब से खर्च होता है, और उस 70 रुपया जो जेब से खर्च होता है उसमें से 70% दवा खरीदने पे खर्च होता है। तो इतनी बड़ी राशि दवा खरीदने पे खर्च हो रही है, तो ये गरीबी बढ़ाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारे देश के अंदर है, दवा के ऊपर खर्च इसका होना। मतलब ये तो ओवरऑल लॉ मेकर्स को सोचने की जरूरत तो है। इसका मतलब उसका है कि reason भी तो दवाओं की देखिए। उपलब्धता अभी भी हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में हम पैदा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और 65% जनता को हम ये दवा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और इसको बहुत आसानी से हल किया जा हालांकि सकता है। कुछ सरकारों ने अपनी तरफ से, आपकी राजस्थान सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने कुछ बहुत अपनी फर्क पड़ा तरफ से इससे, बहुत अपनी फर्क तरफ पड़ा। और मैं से आपको- सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की। सस्ती नहीं, उन्होंने रैशनल सही दवा उपलब्ध कराने की कोशिश की, जिससे 92% ऑफ द डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय दोज मेडिसिन्स। और उसमें एक जो अच्छी बात है वो ये है कि 300 करोड़ रुपया वो खर्च करते हैं उस कार्यक्रम के लिए। पर अगर वो 300 करोड़ वो खर्च ना करें और मरीज खुद जाके अगर दुकान से वो दवा खरीदेगा तो वो करीबन 3000 करोड़ की पड़ेंगी। 300 करोड़ में लोगों की जेब का 3000 करोड़ रुपया उससे बचता है। मैं यहाँ पर मौजूद छात्र छात्राओं के सवाल लेना चाहती हूँ। जी, कौन पूछना चाहते हैं? जो हम मेडिसिन बाहर एक्सपोर्ट करते हैं जिस रेट पे, उसी रेट पे इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? मैम, जो सवाल है यही कि मतलब कम रेट में क्यों नहीं कर सकते मेडिसिन्स को, जो भी मतलब जनता तक प्रोवाइड क्यों नहीं करा सकते कम रेट में? जो खरीदार है, ये वही है जो और किसी कंज्यूमर इश्यू का है कि जो पेशेंट ऑर्गेनाइज नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं आ सकते। इंडस्ट्री बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, हाई प्रॉफिट है डिस्पाइट व्हाट ही सेज,
और बहुत ज़्यादा लॉबिंग कर सकती है। तो लॉ मेकर्स के साथ रेगुलेशंस हैं, पर रेगुलेशंस हमेशा एम्बिगुअस दिए जाते हैं ताकि उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ के मार्केट वैसी ही चलती है। स्टेटस को इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस समय जो ज़रूरत है वो बेसिक मेडिसिन की है। और जैसे आप ये कह रहे हैं 92% कुछ ये एक्सपेरिमेंट एक बार बांग्लादेश में हुआ था, जहाँ पे उन्होंने सारी नॉन एसेंशियल ड्रग्स बैन कर दी थी। 19 दवाइयाँ सिर्फ बिकती थी मार्केट में, और हेल्थ स्ट्रक्चर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था 5-6 साल में। तो अगर हम दवाइयों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा लोगों को, बजाय इसके कि इंडिविजुअल मेडिसिन के प्राइस कम करने से फायदा आज होगा। हमारे देश में 700-800 के करीब दवाएं बनती हैं। आप ज्यादा अच्छे से बता 900 दवाएं बनती हैं, और 10,500 के करीब कंपनियां हैं मेडिकल जो मेडिसिन बनाने वाली फार्मा कंपनियां। 62,000 अलग नामों से दवाइयाँ बिकती हैं। एक दवाई तो आप कई कह बार रहे हैं कि सिर्फ 19 दवाइयां भी अगर बेची जाएं तो काम चल सकता है? नहीं, काम मतलब उस समय 60s में जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उस समय क्योंकि हेल्थ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऊपर लाना था, जो एक 65% जो लोग बिल्कुल एक्सक्लूडेड हैं सिस्टम से, उनको इंक्लूड करना था, जो किसी भी झोला छाप डॉक्टर के हाथ से लेके कोई भी दवाई खा लेते हैं। तो लेकिन बेसिक दवाइयाँ जो हैं, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी दवाई नहीं चाहिए होती, या शायद 1-2 विटामिन चाहिए होते हैं, वैसे मोस्टली कोई नहीं चाहिए होती ऐसे वायरल में, लेकिन बहुत सारी लिखी जाती हैं क्योंकि इंडस्ट्री पुश करती है और मेडिकल प्रोफेशन प्रोवाइड करता है। देखिए, बेसिक इशू ये है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज को हेल्थ इंडस्ट्री में क्यों कन्वर्ट कर रही है? इट शुड बी हेल्थ सर्विस, नॉट हेल्थ इंडस्ट्री। और अगर वो हेल्थ सर्विस है तो जैसे कि ब्रिटेन में होता है या बेल्जियम में होता है या होल ऑफ वेस्टर्न यूरोप में होता है, गवर्नमेंट को उसका खर्चा बर्दाश्त करना चाहिए। अब वो 86% लोगों को तो कह रहे हैं अपनी जेब में से पैसे निकालो, तो हमारे पास इतने पैसे थोड़ी हैं। सो बेसिक प्रॉब्लम इज कि गवर्नमेंट, इस नजरिए की बेसिक प्रॉब्लम वो नजरिया है जिसमें कि सेवा के बजाय उद्योग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आप में से कौन सवाल पूछना चाहता है? In 2007, Parliamentary Committee for the Department of Pharmaceuticals formed for price regulation of patent drugs. After 5 years, in 2012, committee recommended that country should enhance its insurance security and distribute drugs to the people. It is clear that the committee did not make any suggestions on fixing the price of the patent drugs and formed another new committee for the same issue. Patent medicines price are skyrocketing now. What is the status of second committee? Why both UPA and NDA are inability to regulate the price of patent medicine? it's a very good question and I'm glad you asked it. You see, drugs in India are basically divisible into two: patented and non-patented. Non-patented की जो ड्रग्स हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत 370 या कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा एक मामूली सा कंट्रोल है, मामूली सा, कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी 600 के ऊपर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो वो तो एक अलग बात है। पेटेंटेड का मतलब देखिए क्या होता है। पेटेंटेड ड्रग्स वो हैं जो किसी कंपनी ने इनोवेट की हैं और वो सोल मैन्युफैक्चरर है उसका 20 years के लिए, 20 साल के लिए। अगर मैं एक मेडिसिन ये वाली खुद आज इजाद करता हूँ तो मुझे ये इजाज़त है कि मैं इसको 20 साल तक बिना किसी कंट्रोल के इसको बेच सकूं और दूसरा कोई आदमी कम्पीट नहीं कर सकता। तो पेटेंटेड मेडिसिन के ऊपर आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही थुलमुल रवैया रहा है। उनमें वो पॉलिटिकल वो ही नहीं है, क्या कहते हैं, विल कि उसको वो प्राइस को कंट्रोल कर सकें। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जिसके अंडर हम आते हैं उसमें उसका प्रावधान है कि आप उसको प्राइस कंट्रोल करें, पर गवर्नमेंट करना ही नहीं चाहती, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। जी, अगला सवाल। केवल एक ही केस में उन्होंने जिसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो किया है वो केवल एक ही केस में किया था जो किया, और उसमें जरूर उन्होंने वो एक से क्या होता है जी, यहाँ पर सैकड़ों दवाइयों की बात हो रही है। वो कौन सी कंपनी थी जिसपे कंपल्सरी लाइसेंस? नेटको को दिया था। नेटको को दिया था वो। तो उसके बाद अमेरिका ने हमारी सब कंपनियों के माल फेल कर दिए। इतना बदला लिया कि सारी इंडस्ट्री हिल गई हमारी। यहाँ पे डिबेट में जो उभर के आया कि ब्रांड, हमारे देश का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ब्रांड और जेनेरिक में डिफरेंस सिर्फ ब्रांड नेम का है और कोई इंग्रेडिएंट्स की डिफरेंस नहीं होती है। लेकिन मैंने पढ़ा है
कि जेनेरिक मेडिसिन जो इंडिया का डेफिनेशन है उसके हिसाब से कभी कभी ऐसा भी होता है कि 20% डिफरेंस होता है दोनों के हाँ कंपोजिशन में, और उसको माना जाता है कि वो 20% हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये कितना सच है? ये 10% प्लस माइनस 10% या 80 to 120% का? 10% प्लस 95 to 105 था, अब उसको 90 to 110 कर दिया। तो 90 to 110 का जो डिफरेंस है सर वो काफी ज्यादा है। अगर जेनेरिक मेडिसिन कहेगी कि हम तो 90% पे हैं मगर हम ठीक हैं, और जो ब्रांडेड है वो कहेगी हम 110 हैं और हम ज्यादा अच्छे हैं, तो ये तो स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड ये पे बढ़ उल्टी जाती है दवाई। डायरेक्शन में चले गए हैं। नहीं, लेकिन यही तो जनता को यही कह के तो भ्रम फैलाया जाता है। बिल्कुल, ये भ्रम तो ही है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, या इस मार्जिन को कम क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, इन्होंने गलत किया ना। इन्होंने क्यों किया? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इसका बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका का बाय एंड लार्ज जो एटमॉस्फेयर है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो यूनिफॉर्म है। अब इंडिया में एक तरफ तो आप जैसलमेर है जहाँ 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है या 52 हो जाता है, फिर आपका चेरापूंजी है जहाँ पे वो माइनस हो रहता है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो वेरिएशन है एनवायरनमेंट का, हाँ रेंज है, उसकी वजह से बहुत सारी मेडिसिन्स जो मैन्युफैक्चरर के लेवल पे गुड क्वालिटी की होती हैं, पर जब वो पेशेंट के पास पहुंचते हैं तो पुअर क्वालिटी हो जाती है, क्योंकि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। पर नहीं, लेकिन हमने रेंज तो बढ़ाया, लेकिन जो सप्लाई कहाँ पर कौन सी मेडिसिन करनी है और किस तरह से उसकी स्टोरेज करनी है, इसके ऊपर भी हमारा कोई रेगुलेशन है, कोई मैकेनिज्म है कि पर किस इसमें इलाके में? ब्रांडेड और जेनरिक का कोई फर्क नहीं है। ब्रांडेड भी 90% हो सकती है और जेनरिक 110% हो सकती है। वो केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बताया जाता है कि ब्रांडेड तो 110% ही रहेगी, चाहे कैसे ही एडवर्स कंडीशंस में सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, और जो जेनरिक है वो 90% रहेगी, जबकि इसका प्रोडक्शन के लेवल पे कोई फर्क नहीं है। ये जो रेंज दिया गया है, ये एट द लास्ट माइल अवेलेबिलिटी के लिए रेंज दिया गया है, ना कि एट द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। एट द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन लेकिन इतना रेंज देने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि वो जो बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं एक ही सवाल करना चाहती हूँ। अगर ये रेंज आप कह रहे हैं कि एक तरफ एक्सट्रीम गर्मी और एक तरफ एक्सट्रीम ठंड है, तो हम दोनों के लिए एक तरह की दवा कैसे बना सकते हैं? लेकिन क्या ये भी डिफाइंड है कि ये दवा चेरापूंजी में जाएगी और ये जैसलमेर में जाएगी? ऐसा तो कोई डिफाइन नहीं है। तो फिर तो प्रॉब्लम में तो मरीज आ गया ना फिर सर। नहीं, देखिए वो जो उन्होंने इंडियन फार्माकोपियल कमीशन का ये डिसीजन था कि ये थोड़ा सा रेंज बढ़ाया जाए, वो पूरे हिंदुस्तान को नज़र में रख के बढ़ाया गया था। तो मैं समझता हूँ वो ठीक था, क्योंकि अगर आप उसको 95 to 105 करेंगे, मैंने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया था बॉम्बे में। हमने 3 डिफरेंट कंपनीज के इंसुलिन लेके उनको टेस्ट करवाया, तीनों की तीनों फेल हो गई, टॉप कंपनीज वर्ल्ड की। क्यों? क्योंकि वो तो टेम्परेचर की प्रॉब्लम है। अभी आपने ये कहा कि जी वो चेरापूंजी, और देखिए अगर बिहार के किसी टाउन में बिजली 8 घंटे ही मिलती है तो रेफ्रिजरेटर कहाँ काम करेगा, और रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेगा तो मेडिसिन कैसे पोटेंट रहेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो दवाई मार्केट में आती है या नहीं आती है, आप केमिस्ट की बात करें, मैं आपको दिखा सकता हूँ वो दवाई जो पान बेचने वाले भी दवाई बेच रहे हैं। उनके पास जा कर के कोई भी ये कह देता है कि जी सिर के दर्द की दवाई दो, वो एक हरे पत्ते की दवाई दे देते हैं और दवाई खा ली जाती है। और मैं खुद कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो उस दवाई के खाने की वजह से, मुझे नहीं पता हुआ नहीं, उनकी दोनों किडनी फेल तक हुई हैं। तो इसको लेकर के कोई बात अगर आप बताना चाहें। मैं एमसीआई के एक्स मेंबर से ही जानना चाहूँगी, मिस्टर लाल, आप इस पे जवाब देना चाहेंगे कि इस तरह की अगर व्यवस्था है या इस तरह की अनदेखी है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है कि पान बेचने वाला या रेडी पटरी लगाने वाला भी दवा दुकानदार बन जाता है और केमिस्ट बन के दवाइयाँ बेचने लगता है और उसको खाकर मरीजों को नुकसान होता है? See, these are the state medical councils, they are working on it, and a similar medical council. But basically it is the total regulatory system in every way. अब जो पान बेचने वाला अगर मेडिसिन बेच रहा है तो वो तो जो उनके अथॉरिटीज हैं, they have to take the action. It's a very big problem like cancer kind of thing, and at least we are taking steps to that direction, and slowly I think these things will improve. अगले सवाल।
सर यहाँ पे बात हुई एसेंशियल नॉन एसेंशियल मेडिसिन्स की, बात हुई कि डॉक्टर्स को एमआर द्वारा प्राइज गिफ्ट्स दिए जाते हैं। उसी बीच आपने कहा कि मैन्युफैक्चरर को कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर प्रत्यक्ष कहो या अप्रत्यक्ष रूप से मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा तो होता है, तो आपको क्या डर है कि एमसीआई के इस रूल से आपको कुछ नुकसान हो? नहीं, हमें क्या नुकसान होना है, हमारा तो कहना ये है अगर आप ब्रांड नहीं लिखेंगे और वो अगर केमिस्ट के पास सीधा जाएगा तो केमिस्ट अपनी ही दुकान खोल लेगा, अपनी ही दवाई बनाने लग जाएगा, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा किसी चीज़ पे। एटलीस्ट आज की डेट में डॉक्टर जो लिख रहा है उसको ये पता है इसमें क्या है, और इसकी क्योंकि वो मरीजों पे ट्राई करता रहा है उस दवाई को, उसे पता है कि ये दवाई ठीक है। और अगर वो सीधा केमिस्ट के पास जाएगा, वो क्या दवाई देगा, उसका असर होगा नहीं होगा ये कह नहीं सकते आप। हाँ पूछिए। ओके, कुछ मेडिसिन्स, ये बात हुई थी, कुछ ब्रांडेड मेडिसिन्स ऐसी हैं विच आर चीपर देन दी जेनरिक मेडिसिन्स। तो कुछ ऐसा रूल नहीं हो सकता कि जेनरिक मेडिसिन्स हमेशा ही चीपर रहें ब्रांडेड मेडिसिन से, सो दैट अगर कोई अवेयर भी है, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर से बोलता भी है कि प्लीज़ राइट जेनरिक मेडिसिन इन माई प्रिस्क्रिप्शन, तो डॉक्टर ये ना बोले कि अगर मैं जेनरिक मेडिसिन लिखूंगा तो दैट विल बी एक्सपेंसिव देन दी ब्रांडेड मेडिसिन। ये इसके बारे में मैं बताता हूँ। अपने यहाँ पर एक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से। उन्होंने जो हमारे यहाँ देश की जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैं उन सबको प्राइस कंट्रोल में कर रखा है, पर फिक्स वो जो इंडिकेटेड डोजेज हैं उन्हीं को उन्होंने फिक्स कर रखा है। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि और डोसेज फॉर्म में भी लाएं। तो बाकी सारी की सारी जो दवाएं हैं जो कि उस एसेंशियल लिस्ट ऑफ जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसके बाहर हैं, उनके ऊपर कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। तो अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट 1 रुपया आ रहा है और आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप उसको 200 रुपये में बेच सकते हैं, तो आप बेचिए, गवर्नमेंट कैन नॉट ऑब्जेक्ट। एसेंशियल के अलावा बाकी किसी भी दवाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 रुपया है और आप उसको 200 में बेच सकते हैं, तो आप 200 में बेचिए। आप उसको 1 लाख में बेच सकते हैं तो 1 लाख में बेचिए। लेकिन जो प्राइस कंट्रोल करने का सरकार का तरीका है वो भी काफी आलोचना से भरा हुआ है। जी हाँ। अब मैं अपनी चर्चा को समाप्त करना चाहती हूँ, आप लोगों से बहुत छोटे छोटे जवाब लेना चाहती हूँ। एमसीआई की तरफ से ये एक मंशा जाहिर की गई है और डॉक्टर्स को निर्देश दिया गया है कि वो जेनेरिक मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करें, पर इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। अभी तक की बहस से ये सामने आया है, पर इसको इम्प्लीमेंट कराने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आपकी नज़र में क्या तरीका हो सकता है और क्या ये व्यवहारिक होगा? इसमें 2 ही तरीके हो सकते हैं। एक तो पहली बात कॉस्ट कंट्रोल की जाए और वो गवर्नमेंट के एंड से ही होगी, तो कॉस्ट कंट्रोल के बिना ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो ब्रांड्स होती हैं, से हम जैसे ब्रांडेड की बात कर रहे हैं, ब्रांडेड और जेनरिक को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसमें छोटी कंपनियां जिनके पास फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं, जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उनको और जो ब्रांड्स हैं, जो ब्रांडेड जो बड़ी कंपनीज़ हैं, हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्वालिटी वो प्रोड्यूस करेंगे, उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, उन फैसिलिटीज़ के कंपैरिजन में छोटी कंपनियों के पास अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो उससे भी क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। और वो अगर हमने वहाँ पर डिसाइडिंग के लिए वहीं आके खत्म हो रही है कि बड़ी कंपनियों के पास क्वालिटी होती है, छोटी कंपनियां क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। यही कह के तो ग्राहक को बायोएक्विलेंस का बड़ा फर्क होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक प्रोडक्ट में बायोएक्विलेंस का खर्चा 80-80 लाख रुपए आता है। वो छोटी कंपनियां अफोर्ड नहीं कर सकती, और वो 80 लाख रुपए भी अगर बायोएक्विलेंस के लिए जाता है वो फेल हो जाता है कई दफ़ा, वो 80 लाख वेस्ट हो जाता है। आप ये मत समझिए सारी दवाइयाँ एक हैं। बायोएक्विलेंस स्टडीज़ ब्लड से रिलेटेड है, प्रोडक्ट की बायोएक्विलेंस होती है कि इसका क्या असर आ रहा है, और इंटरनेशनल ब्रांड से होती है वो, यहाँ के नहीं होती। अगर एटोरवेस्टेटिन का होना है तो 80 लाख रुपए उसकी फीस है, और वो वहाँ का जो लीडिंग ब्रांड है जो पेटेंटेड था उससे होती है। जब उसके कंपैरिजन में वो बायोएक्विलेंस आता है तब वो आगे माल को चलाते हैं। एक बात तो ये साफ कर दिए कि सभी दवाइयां एक बराबर की एफिकेसी वाली नहीं होती हैं, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि अगर सरकार फिर भी कहती है कि हम जेनेरिक मेडिसिन ही बेचना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? जेनेरिक मेडिसिन बेचें, वो अपने लेवल पे बेचें, लोगों को अवेलेबल कराएं। इसमें बहुत बड़ा खर्चा होने वाला नहीं है। 1 लाख करोड़ की टोटल इंडस्ट्री है, उसमें अगर वो 20,000 करोड़ रुपए दवाइयों के लिए निकाल दें तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वाई दे एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री जो आज एक फ्लैगशिप इंडस्ट्री बन रही है दुनिया में हमारी, अब नाम लेके जा रही है, IT के बाद दूसरा नंबर हमारा है, उसको क्यों किल करना चाहते हैं सब करके? ये भी एक एस्पेक्ट है। इंडस्ट्री को किल नहीं करना चाहिए। पहले हमने बल्क ड्रग इंडस्ट्री को किल किया था
प्राइस कंट्रोल करके। आज हम 87% रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। आज कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाइना हमें सप्लाई बंद कर देगा, हम लोग दवाई ही नहीं मिलेगी। आप बात करते प्राइस की। क्या सरकार की ये भी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए बेदी साहब की वो उद्योग को भी बचाए और आम इंसान के हित को भी देख के करे काम? अगर हेल्थ में हम जब भी इंडस्ट्री का नाम डालते हैं तो वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती है। हेल्थ एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम लेट अस टॉक अबाउट द 65 और 70% ऑफ द पॉपुलेशन जिसको कोई एक्सेस ही नहीं है। हम सिर्फ 20% की बात करते हैं जो कुछ भी खरीद लेता है। और जैसे वो बात करें कि पान वाले से लेकर कोई पेन किलर ले लेता है या तो पहले प्राइस कंट्रोल, एसेंशियल नॉन एसेंशियल की परिभाषा कोई डेफिनेट नहीं है, डॉक्टर गुलाटी ने भी बताया आपको। सो लेट अस से स्टेट ने प्रोग्रेसिवली अपने हाथ धो लिए हैं हेल्थ केयर से, उसके बाद वो प्रोग्रेसिवली इंडस्ट्री पे डाल दी जो अनरेगुलेटेड है। तो वो सब वही बिजनेस प्रिंसिपल्स फॉलो करती है जो कुछ भी बेचने के लिए चाहिए। अब आप अभी कह रहे हैं कि 87% ड्रग्स चाइना से बल्क इंपोर्ट आती हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत इतनी हाई क्वालिटी की, हम बड़े एक्सपोर्टर हैं। मुझे सब कन्फ्यूजन है इस समय। सब सारा का सारा मार्केट शिफ्ट हो गया अगर चाइना में, तो मेड इन चाइना अगर दिवाली के दीवे नहीं लेंगे तो हमारा देश कैसे चलेगा, दवाई कैसे चलेगी? तो सारा सिस्टम बहुत ब्रोकन है, अनरेगुलेटेड बहुत देर से रहे हैं। और जो भी इंडस्ट्री अनरेगुलेटेड रही उसको आदत नहीं होती नई रेगुलेशन की, और ये नई रेगुलेशन है नहीं। बट प्रॉब्लम गवर्नमेंट लेवल पे ही है। प्रोग्रेसिवली उन्होंने अपना हाथ और मतलब दूर रखा है हेल्थ केयर से, जो नहीं कर सकते इतने गरीब देश में। हालांकि सरकार कई बार इस तरह की बातें उठती रहती हैं और सरकार बार ये मंशा भी जताती है कि हम चाहते हैं कि आम लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ दी जाएं, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत हैं। इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि खाली भाषणबाजी से तो ये काम चलेगा नहीं। मैं तो बजट का इंतजार करता हूँ और ये देखता हूँ कि उसमें भारतीय गवर्नमेंट ने क्या हेल्थ केयर बजट बढ़ाया है या नहीं। अगर वो बजट नहीं बनाते तो ये सब खाली पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की बात है। दैट इज़ 1। 2, कमिंग बैक टू जो जेनरिक का इशू है, मैं समझता हूँ कि अगर हम जेनरिक को रियली आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो 16% लोग अभी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन सबको सारी मेडिसिन जेनरिक फ्री मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ उनको ब्रांडेड भी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मल्टी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स का तो जेनरिक हो ही नहीं सकता है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके उनको फ्री दें। धीरे धीरे ये जो 16% लोग हैं इनको बढ़ाते जाएं। ये लोग बताएंगे कि साहब हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम तो बिल्कुल ठीक हो गए, तो परसेप्शन भी ठीक हो जाएगा गवर्नमेंट का। परसेप्शन, अवेयरनेस, और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि सरकारी स्तर पर कुछ रिसर्च भी करवाने की जरूरत है, जिससे कि ये सामने आए कि कौन सी दवा, जो बार बार हम इस बहस में देख रहे थे कि कोई कह रहे थे कि ब्रांडेड दवा ज्यादा इफेक्टिव है और नॉन ब्रांडेड या जेनरिक दवा कम इफेक्टिव है, तो सरकार अपनी तरफ से रिसर्च भी प्रोवाइड कराए ताकि लोगों के सामने तो आए कि आखिर सच्चाई क्या है। और जब ये सच्चाई सामने आएगी तो शायद स्थिति भी सुधर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका भी शुक्रिया।